Venn diagram. A pictorial representation of sets is called Venn diagram. ठीक है जी, वेन डायग्राम क्या होती है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसको कहते हैं। पिक्टोरियल यानी कि तस्वीर बनाकर या फिगर्स बनाकर या ग्राफ समझ लें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या कुछ। तो ग्राफ के ज़रिए या तस्वीर बनाकर या फिगर्स के ज़रिए आप जो सेट्स को डिनोट करते हैं उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। अब इससे पहले हमने पढ़ा था कि सेट को लिखने के 3 तरीके थे। ठीक है, वो कौन-कौन से तरीके थे? एक था टेबुलर फॉर्म था, दूसरे नंबर था टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि हम सेट को एज़ इट इज़ लिख देते हैं। जैसे टेबुलर फॉर्म में हमने सेट के एलिमेंट्स सारे के सारे ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 कुछ इस तरह से। इसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं अगर ये हमारा सेट ए होगा तो। अब दूसरे नंबर पर था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? स्टेटमेंट लिख देते हैं कि हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं विदाउट कर्ली ब्रेसेस। हमने लिखना होता है कि जी सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो वो एक स्टेटमेंट लिख दी जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन-कौन से इसमें डिजिट्स हैं, कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं। ये होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तीसरे नंबर पर था सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि इसी चीज़ को ही हम सिंबल्स की मदद से लिख देते हैं। जैसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं और ये एक्स लेस देन इक्वल टू 3 कि ये 3 तक नंबर्स हैं। तो ये 3 तरीके थे सेट को लिखने के। ठीक है, पहला टेबुलर फॉर्म, दूसरा स्टेटमेंट जिसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, डिस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं, और तीसरे नंबर पर ये जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब ये ग्राफिकल तरीका है किसी भी सेट को डिनोट करने का, रिप्रेजेंट करने का। तो इसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब वेन डायग्राम में क्या कहते हैं? एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट है जी। ठीक है, इसको यू से डिनोट करते हैं। ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल किसे कहते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसकी इस तरह से ये आमने सामने वाली साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। इस तरह को की शेप को हम रेक्टेंगल बोलते हैं। और यूनिवर्सल सेट को आपने हमेशा रेक्टेंगल से डिनोट करना है। तो जहाँ भी रेक्टेंगल बनी होगी अगर सेट्स की रिप्रेजेंटेशन है तो उस रेक्टेंगल को आप समझेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है। इसके अलावा जितने भी सेट्स होंगे वो सर्कल की शक्ल में होंगे, जैसे ये है। ठीक है, कोई भी सेट ए बी सी डी जो भी होगा आपने उसका इस तरह से नाम लिखना है। ए सेट होगा या बी सेट होगा या सी सेट होगा, उसको आपने इस के ज़रिए डिनोट करना है जिसके ज़रिए मैंने ये सर्कल बनाया हुआ, इस सर्कल के ज़रिए। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या होगा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। ठीक है, इसको वेन डायग्राम कहते हैं। अब वेन डायग्राम में जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट को डिनोट करती है और जो सर्कल्स हैं वो किसी भी सेट को, जो ए बी सी सेट होंगे उसको डिनोट करेगी। ठीक है, अब वेन डायग्राम जब भी आपने बनानी है वो हमेशा 3 तरह की बनेगी। ठीक है, नंबर 1 डिसजॉइंट सेट के लिए, नंबर 2 ओवरलैपिंग सेट के लिए और नंबर 3 सबसेट के लिए। ये चीज़ आप ज़रा नोट कर लें कि वेन डायग्राम हमेशा आपकी सिर्फ 3 जो है वो सिनेरियो में बनेगी। उसमें से पहले नंबर पर है डिसजॉइंट सेट्स, कि जब भी वेन डायग्राम बनेगी वो 3 डिसजॉइंट सेट के लिए या ओवरलैपिंग सेट के लिए या फिर सबसेट के लिए। अब डिसजॉइंट सेट के लिए क्या होती है? अब सबसे पहले तो डिसजॉइंट सेट होता क्या है? तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है? एनी सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। कोई ऐसे दो सेट्स जिनके दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट ही ना हो, कि जब भी हम उसका इंटरसेक्शन लें
उसके में से कॉमन एलिमेंट देखें तो वो एम्प्टी सेट आ जाए, उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। अब डिसजॉइंट को अगर आप जॉइंट इस लफ्ज़ पर, वर्ड पर आप गौर करें तो डिसजॉइंट, पहले तो जॉइंट देखें ना, जॉइंट का क्या मतलब होता है? जोड़ना, ज्वाइन करना, जॉइंट करना, जोड़ना, इकट्ठा, एक साथ, ठीक है। डिसजॉइंट अलग अलग, डिसजॉइंट का मतलब क्या हो गया? अलग अलग, अलग अलग। तो डिसजॉइंट सेट्स अलग अलग सेट, अलग अलग सेट, ठीक है। यानी कि जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, उसको हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट होता है। तो जब भी डिसजॉइंट सेट के लिए आपने वेन डायग्राम बनानी है तो आपने इस तरह से बनानी है, ये जैसे बनी हुई है। एक ये रेक्टेंगल बनी है, जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, और उसमें दो सेट्स हैं ए एंड बी, क्योंकि दोनों डिसजॉइंट हैं तो एक सेट इधर अलग बना हुआ है, एक बी सेट इधर अलग बना हुआ है। तो ये डिसजॉइंट सेट्स के लिए ये वेन डायग्राम बनेगी। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि मेक द वन डायग्राम फॉर डिसजॉइंट सेट्स, तो आपने ये वाली डायग्राम बना देनी है, ठीक है। क्लियर हो गया? दूसरे नंबर पर वेन डायग्राम फॉर ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग कौन से होते हैं? जो डिसजॉइंट नहीं होंगे, उसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, जरूरी नहीं कि सारा कुछ ही कॉमन हो। तो ओवरलैपिंग सेट कहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ जरूर कॉमन हो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो वो अगर हम उसमें से कुछ कॉमन लेना चाहें तो वो एम्प्टी सेट ना आए, कुछ ना कुछ उसमें कॉमन जरूर आए, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। तो एनी सेट ए एंड बी आर सेट टू बी ओवरलैपिंग इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाइव, तो वो एम्प्टी सेट ना हो। अब देखें, ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल है, इसमें दो सेट्स, ये ए है, ये बी है। अब ये ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखें, ये एक दूसरे के, इसका मतलब है कि ये इतना पार्ट इनका कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन पार्ट है, ठीक है। और इसी पार्ट को हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट को हमेशा ए इंटरसेक्शन बी के ज़रिए से डिनोट किया जाता है। तो ये ओवरलैपिंग सेट के लिए वेन डायग्राम आपने इस तरह से बनानी है। अब नेक्स्ट देखें वेन डायग्राम फॉर सबसेट्स। अब तीसरे तीन कंडीशंस आपको बताई थी। पहली कंडीशन वेन डायग्राम की होती है कि या तो डिसजॉइंट सेट के लिए बनाना पड़ता है, या फिर ओवरलैपिंग के लिए बनाना पड़ता है, या फिर सबसेट के लिए। अब डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग का आपको बता दिया। अब सबसेट के लिए कैसे बनाएंगे? एनी सेट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट, सॉरी, ये यहाँ पर डिसजॉइंट नहीं आएगा, सबसेट। एनी सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, ये आप ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो वो क्या होगा? ये ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको डिनोट इस तरह से करते हैं ना। सबसेट क्या था वो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि सबसेट किसे कहते हैं। तो अगर ए सबसेट ऑफ बी का होगा तो फिर हम, हमारी जो वेन डायग्राम है वो कुछ इस तरह की बनेगी, ठीक है। तो क्योंकि ए सबसेट बी का मतलब है कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हैं, तो ये बी में ही ये सेट आ जाएगा। ए, ये वाला ऊपर वाला सेट, ये बड़ा सेट, ये बी होगा क्योंकि बी इज सुपर सेट, बड़ा सेट है। ए सेट ये होगा। तो जब भी सबसेट की बात होगी तब आपने इस तरह की जो है वो डायग्राम बनानी है। ये यूनिवर्सल सेट, और इसमें बी सेट और ए सेट। अब यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल सेट जो होगा, बाकी के तमाम सेट उसके सबसेट होते हैं, इसीलिए यूनिवर्सल सेट के ए और बी जितने भी हम सेट बनाएंगे वो यूनिवर्सल सेट के अंदर बनाएंगे, क्योंकि ये इसके सबसेट है। अब यहाँ पर ए जो है वो बी का सबसेट है, तो हम बी को ए के अंदर इसी तरह से हम इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर बी सबसेट ए का लिखें
तो वो हम बी को इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। तो बी ये आ जाएगा, फिर ए ये बन जाएगा। अगर बी सबसेट ऑफ ए होगा तो ये लाइन आपने नोट नहीं करनी, ये डिसजॉइंट के लिए थी। तो ए इज यहाँ पर बी इज सबसेट ऑफ ए, और जब भी हम ये बात बोलते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए या ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ये वाला जो सेट इस साइड वाला होता है उसको सुपर सेट कहते हैं। तो इस सिचुएशन में बी सबसेट ऑफ ए है तो ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, ठीक है। तो अगर ए इज सबसेट ऑफ बी होगा तो बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, तो इस तरह से ये चीज़ होगी। तो ये वेन डायग्राम बनाने का तरीका है कि आपने वेन डायग्राम किस तरह से बनानी है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी सेट ऑपरेशंस पर, ठीक है। सेट्स पर हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर लगाते हैं। एक तो यूनियन, इसको हम यूनियन बोलते हैं, ये ए यूनियन बी जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये इंटरसेक्शन बी है, ये इंटरसेक्शन का साइन है। उसके बाद ए माइनस बी, ठीक है, या बी माइनस ए, कुछ भी इस तरह का। ये नेक्स्ट जो होगा ए कम्प्लीमेंट। अब ए कम्प्लीमेंट को ए की पावर सी या ए डैश बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट सेट्स ऑपरेशंस हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये कैसे आगे हम सेट्स ऑपरेशंस को लेकर चलेंगे। सबसे पहले यूनियन, यूनियन का क्या मतलब है और क्या होता है जी यूनियन। फॉर्मल डेफिनेशन फॉर द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए यूनियन बी। अब ये प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है। ए यूनियन बी क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और इसको हम और बोलते हैं ओ आर, इंग्लिश वाला और, उर्दू वाला नहीं, ठीक है। और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब है कि ए यूनियन बी में वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो ए यूनियन बी के तमाम एलिमेंट्स या तो ए में होंगे या बी में होंगे, ठीक है। तो उसको हम यूनियन सेट कहते हैं। यूनियन में तमाम के तमाम एलिमेंट्स हम लिखते होते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी। अब ये यहाँ पर ये और का साइन बनाकर बताया हुआ, ये और है, ठीक है, ये साइन और का है। इसकी एग्जांपल देखें। अगर हमारे पास ये दो सेट्स हैं, ठीक है, एक सेट ये है, इस सेट में 2 3 5 7 11 13 ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक सेट और है, इसको बी कह लें, अगर हम इसको नाम देना चाहें तो। अगर ये ए सेट है तो ये हमारे पास बी सेट होगा, ठीक है। तो बी में क्या है 1 3 5 7 9, और ए और बी का हम यूनियन लेते हैं। तो यूनियन का मतलब क्या होगा कि हम तमाम के तमाम एलिमेंट्स लिख देंगे 1 2 3 5 7 9 11 13। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना कि कोई भी एलिमेंट दो दफ़ा नहीं लिखते। सेट में हमेशा हर एलिमेंट एक ही दफ़ा लिखते होते हैं, दो दफ़ा कोई एलिमेंट नहीं लिखते। तो ये इसकी एग्जांपल थी यूनियन की। यूनियन में तमाम के तमाम एलिमेंट्स ए के भी और बी के भी लिख देते हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते। तो अगर हम किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लें तो वो क्या होगा, वो सेट वही का वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि हम यूनियन एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो वो यूनियन हम एम्प्टी सेट का किसी के साथ भी लेंगे तो वो सेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेट एज इट इज ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं। एम्प्टी सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज इसमें सबसे पहले अभी बताया है कि किसी भी सेट का फाई के साथ एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लें तो वो ए के इक्वल होता है, वो उसी के सेट के इक्वल होता है, उस सेट में कोई चेंज नहीं आती, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। दूसरा है
ए यूनियन यू, तो ए का अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लें तो वो यूनिवर्सल सेट आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम डोमिनेशन लॉ बोलते हैं। तीसरे नंबर पर किसी भी सेट का उसके अपने साथ ही यूनियन लें तो वो वही का वही सेट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए ही रहेगा, इसको हम आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। इसी तरह से ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, इसको हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। इस तरह से अगर हमारे पास तीन सेट्स आएंगे तो ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी, तो इसको हम ये इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाली साइड अगर इसको हम सॉल्व कर लें, कैलकुलेट कर लें और इसको कैलकुलेट कर लें तो ये दोनों का आंसर सेम आता है। तो इसको हम कहते हैं जी एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो ये यूनियन के इसके कुछ लॉज थे। तो अगर हम वेन डायग्राम में इसको देखें, अभी आपको वेन डायग्राम बताया है, तो वेन डायग्राम में ये यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, इसमें एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब ए यूनियन बी क्या होगा, क्योंकि ए यूनियन बी में तमाम के तमाम एलिमेंट्स होते हैं, तो ये हाईलाइट किया हुआ है, ये तमाम के तमाम, ये जितना भी ये कलर हुआ है कोई स्काई कलर का, ये सारे का सारा आपने इस तरह से हाईलाइट कर देना है। ठीक है, तो ये यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने ये कलर के साथ कर दिया, आपके पास क्योंकि आपने पेंसिल के साथ करना है तो आपने इस तरह से करना है जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, आपने ये सारे का सारा इस तरह से हाईलाइट करना है, तो इसको हम ए यूनियन बी बोलेंगे ये सारे पार्ट को। ठीक है, तो ये सारा पार्ट ए यूनियन बी है। अब ये देखें, ये जो दो सेट लिखे हुए हैं ये फॉर ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, ये ओवरलैपिंग अगर डिसजॉइंट होंगे तो फिर भी ए यूनियन बी इसी तरह से, अगर डिसजॉइंट होते तो फिर कैसे आना थे, फिर दो सेट हमने ऐसे लिखने, ये इसी के अंदर मैं इधर साइड पे लिख रहा हूँ, फिर इस तरह से दो सेट आने थे ए और बी, फिर ये ए बन जाना था और ये बी बन जाना था। ठीक है, और हमने ए यूनियन बी करना था तो हम ये सारा इस तरह से, सॉरी ये बाहर नहीं हाईलाइट करना आपने। ठीक है, और ये बी को भी इसी तरह से सारे को हाईलाइट करना आपने, तो ये ए यूनियन बी फोर ये बन जाना था डिसजॉइंट सेट्स के लिए, ये ए यूनियन बी बन जाना था। ठीक है, और इसी तरह से अगर आता है सबसेट, तो फिर तो सबसेट ये एक सेट होना था, ये एक बी, अगर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी है तो ये ए सेट और ये बी सेट। ठीक है, तो इसको हम हाईलाइट कैसे करेंगे, तो इसको हम हाईलाइट इस तरह से कर देंगे कि ये सारे का सारा हो जाएगा। तो ये तीनों के लिए आपको ए यूनियन बी का बता दिया कि ए यूनियन बी आपने कैसे हाईलाइट करना है। ठीक है, क्योंकि वेन डायग्राम सिर्फ तीन तरह से ही हो सकती है। ठीक है, तो ये तीनों तरह से, ये आप इसको देख लें ज़रा कि ये इस तरह आपने करना है फॉर डिसजॉइंट सेट्स के लिए, इस तरह यूनियन बी करना है आपने सबसेट के लिए, और इस तरह से ओवरलैपिंग के लिए। ये तीनों तरह के लिए आपने ए यूनियन बी जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए डेफिनेशन देखें पहले, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पर ये एंड आ गया, इसको हम एंड बोलते हैं, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि इंटरसेक्शन में वो तमाम एलिमेंट्स जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट्स वाले सारे एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं, जो ए में भी हों और बी में भी हों, दोनों में। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट्स हम ए इंटरसेक्शन बी में लेते हैं, तो इसको हम एंड बोलते हैं, ये एंड लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट ये है और एक सेट ये है, इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स देखें, ये 3 5 7 इधर भी है, 3 5 7 इधर भी है, तो जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हम लिख लेंगे, तो इसको हम ये कहेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन अगर हम किसी
एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का लेंगे तो वो एम्प्टी सेट आएगा। अब यहाँ पर देखें, यूनियन अगर लेंगे तो वो सेट वो खुद ही आ जाएगा। ए यूनियन फाई करेंगे तो ए आएगा, ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो फाई आएगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज देख लें, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए, इसको हम आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। ये सेम उसी तरह से यूनियन की तरह का है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई, इसको डोमिनेशन लॉ बोलते हैं। ए इंटरसेक्शन तो ये एसोसिएटिव लॉ होगा। ठीक है, और ये इसकी वेन डायग्राम बनेगी। ठीक है, वेन डायग्राम क्या बनेगी इसकी, ये है ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपको बताया था, ये कॉमन पार्ट। तो जो कॉमन पार्ट होगा वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। इसको आप ऐसे लिख लें, यहाँ पर लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से अगर आप उसमें देखें डिसजॉइंट सेट में, तो कॉमन पार्ट कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट आएगा। आप किसी चीज़ को भी हाईलाइट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कॉमन पार्ट है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर सबसेट की बात करेंगे तो सबसेट में ये अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है तो आप सिर्फ ए को हाईलाइट करेंगे, इसको सारे को, ये कॉमन पार्ट हो।